आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इनके पिता के लिए कहा जाता है कि माधुरी को इंडस्ट्री में खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बात करें इनकी खुद की, तो ये 2001 में इन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू किया और तब से लेकर अब तक ये 2 बार कमबैक कर चुके हैं। उसके बावजूद कुछ खास सक्सेस नहीं मिली है। इनफैक्ट बात करें इनकी मदर की, तो इनकी मदर ने साजन और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी फिल्मों को लिखा है, मोहब्बत जैसी फिल्म डायरेक्ट की है और कई फिल्मों की प्रोड्यूसर भी रह चुकी है। इनके ग्रैंडफादर भी इंडस्ट्री के एक बेहतरीन एक्टर रह चुके हैं। उसके बावजूद आज ये इंडस्ट्री में स्टैब्लिश नहीं हो पाए हैं। बात करेंगे माधुरी के मैनेजर राकेश नाथ के बेटे करण नाथ की। करण नाथ की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब करण नाथ को अपनी फिल्म में लेने के लिए राम गोपाल वर्मा ने 3 सालों तक इंतजार करवाया। क्यों जिस माधुरी के लिए राकेश नाथ ने 28 साल तक काम किया, जिस राकेश नाथ को क्रेडिट जाता है माधुरी का करियर संवारने के लिए, उस माधुरी ने करण नाथ की एक फिल्म में भी काम नहीं किया। और कैसे पिता के इंडस्ट्री में इतने कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद, मदर इतनी बेहतरीन राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होने के बावजूद करण के नाम एक भी हिट फिल्म नहीं हो पाई। करण की मैं बात करूं उससे पहले उनके पिता रिक्कू राकेश नाथ के बारे में बताना चाहूंगी। राकेश नाथ को इंडस्ट्री में रिक्कू नाम से कहते हैं और अगर गूगल पर टाइप किया जाए मैन बिहाइंड माधुरी सक्सेस, तो नाम राकेश नाथ का ही आता है। राकेश नाथ माधुरी से तब मिले थे जब माधुरी इंडस्ट्री में कुछ नहीं थी। इनफैक्ट माधुरी स्ट्रगल कर रही थी, वो सपोर्टिंग रोल्स कर रही थी और बोल्ड सीन्स भी ऑफर हो रहे थे। तब अनिल कपूर को राकेश नाथ मैनेज कर रहे थे और अनिल कपूर के थ्रू ही माधुरी दीक्षित से उनकी मुलाकात हुई और राकेश नाथ वहां से माधुरी दीक्षित से जुड़े कि आगे चलकर 28 सालों तक उन्होंने माधुरी के लिए काम किया और माधुरी के करियर को इस तरीके से संवारा कि जो माधुरी साइड रोल सपोर्टिंग रोल्स कर रही थी वो लीड एक्ट्रेस बन गई। एक टाइम पर दोनों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि चाहे फिल्म कितनी ही बड़ी हो, सुपरस्टार कितना ही बड़ा हो, कोई भी बैनर हो और पैसा कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, राकेश नाथ जिस फिल्म के लिए ना बोल देते थे, माधुरी उस फिल्म को करती ही नहीं थी। उन्हीं राकेश नाथ के बेटे हैं करण नाथ, जिन्होंने ईयर 2001 में डेब्यू किया। करण नाथ ने इससे पहले एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मिस्टर इंडिया फिल्म में काम किया था। हम सब जानते हैं कि बंगलों के अंदर कैलेंडर के साथ बहुत सारे बच्चे रहते थे, उन्हीं बच्चों की गैंग में से एक रोल जो है वो करण नाथ ने भी किया था। ये 2001 में कुकू कोहली करण नाथ को लेकर एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म की शूटिंग बहुत सही चल रही थी। नदीम श्रवण म्यूजिक पर काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि लव स्टोरी होगी और साथ में म्यूजिक अच्छा होगा तो फिल्म तो सक्सेसफुल होनी ही है, क्योंकि 90s का तो वही ज़माना था कि फिल्म की कहानी कुछ भी हो, म्यूजिक अच्छा हुआ तो फिल्म चल जाएगी। तो ऐसे में फिल्म पर बहुत ही जोर शोर से काम चल रहा था। इसी बीच कुकू कोहली जो कि फिल्म को बना रहे थे वो बीमार पड़ गए, उन्हें डेंगू हो गया, जिस कारण कुछ समय के लिए ये फिल्म डिले हो गई। इस बीच करण नाथ ने पागलपन फिल्म साइन कर ली और ये फिल्म बनकर जल्दी तैयार हो गई। इधर पहली फिल्म जो उन्होंने शुरू की थी वो ख़त्म नहीं हुई थी और दूसरी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने की तैयारी में थी। यही कारण है कि दिल आशिकाना की जगह उनकी पागलपन फिल्म रिलीज़ हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, जिससे कहीं ना कहीं करण को उनके करियर में भारी नुकसान पड़ा, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर आपका पहला इंप्रेशन क्या पड़ता है वो बहुत मायने रखता है। फिल्म फ्लॉप यानी कि प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स डिक्लेयर कर देंगे कि फ्लॉप है, दम नहीं है, फिल्म अपने कंधों पर खींच नहीं सकता है और इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है कि कुछ और फिल्मों के लिए आपको साइन किया गया है तो वहां से भी निकाल दिया जाता है। करण के साथ ऐसा कुछ होता उससे पहले ही उनकी ये दिल आशिकाना फिल्म आई। ये फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को पसंद किया गया, फिल्म के गाने सुपर हिट रहे, टाइटल सॉन्ग हो या दूसरे सॉन्ग्स हो, सभी गाने रिपीट मोड पर लोगों ने सुने। इनफैक्ट उस साल कई सारी फिल्में आई थी जिसमें से ये दिल आशिकाना की एल्बम टॉप 12 एल्बम्स में अपनी जगह बना पाई थी। इसी दौरान करण को अनीस बज्मी ने साइन किया फिल्म दिल धड़के बार बार के लिए और दीवानगी आवारगी फिल्म के लिए भी उन्हें साइन किया गया। कीर्ति रेड्डी उनकी एक्ट्रेस थी। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग वो शुरू कर चुके थे, लेकिन बीच में ही ये फिल्में बंद पड़ गई।
कुछ और फिल्मों का भी वो हिस्सा थे, लेकिन वो फिल्में बनी ही नहीं। 2003 में करण नाथ एक बड़ी फिल्म में नजर आए। जेपी दत्ता की ये फिल्म थी एलओसी, जिसमें संजय दत्त, अजय देवगन, नागार्जुन, ये सारे एक्टर्स नजर आए। इस फिल्म को रिस्पांस तो अच्छा मिला, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस फिल्म का क्रेडिट किसे जाता है। सबसे पहली बात तो जेपी दत्ता, जो कि माहिर है इस तरह की फिल्में बनाने के लिए, और स्टार कास्ट भी बहुत बड़ी थी। ऐसे में अगर ये फिल्म हिट भी हुई तो इसका क्रेडिट करण को तो बिल्कुल नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात कि फिल्म में एक्टर्स इतने थे ना कि करण अगर स्पॉट भी हुए होंगे तो ज्यादा कुछ खास अपने आप को नोटिस नहीं करवा पाए। इसी बीच करण ने राम गोपाल वर्मा को भी अप्रोच किया। राम गोपाल वर्मा इंडस्ट्री में वो इकलौते शख्स हैं जो दमदार कैरेक्टर लिखते हैं और उसके बाद एक्टर्स को हिट करते हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों में बहुत दमदार कैरेक्टर लिखे हैं। इसीलिए करण को अब इस स्टेज पर एक ऐसे रोल की जरूरत थी जिसमें वो अपनी एक्टिंग की जान फूंक सके। तब राम गोपाल वर्मा ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और उनके लिए बेहतरीन किरदार लिख रहे हैं। 3 सालों तक करण ने इस फिल्म का इंतजार किया, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने कुछ किया ही नहीं। ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। अब सोचिए, जिस एक्टर ने इंडस्ट्री में शुरू किया है, एक फिल्म हिट हुई है, कुछ और फिल्मों में भी काम किया है, जिसे उस वक्त सबसे ज़्यादा फिल्में करनी चाहिए, उन्होंने अपने करियर के इनिशियल स्टेज में ही 3 सालों का गैप ले लिया सिर्फ और सिर्फ राम गोपाल वर्मा की उस फिल्म के लिए जो कभी बनी ही नहीं। तो नुकसान तो होना ही था। ऐसे में करण, जिनके पिता इंडस्ट्री में वेल कनेक्टेड थे, काफी सेलिब्रिटीज को उन्होंने मैनेज किया। माधुरी के साथ साथ अनिल कपूर और दिव्या भारती जैसे एक्टर्स के भी वो मैनेजर रह चुके हैं। चाहते तो वो करण के लिए एक फिल्म बना सकते थे और माधुरी को उसमें कैमियो के लिए भी कह सकते थे, लेकिन ये वो टाइम था जब माधुरी खुद कमबैक करने के बारे में सोच रही थी और ऐसे ही वो किसी कैमियो से कमबैक नहीं करना चाह रही थी। वो एक फुल फ्लैश रोल चाहती थी। साथ ही अगर करण के साथ माधुरी किसी फिल्म में आती तो या तो उनकी सिस्टर या भाभी ऐसा रोल निभाती, क्योंकि बचपन से ही करण जो है वो माधुरी को दीदी बोलते आए हैं। लेकिन माधुरी तो शुरू से ही फिल्मों की लीड एक्ट्रेस रही है, तो अचानक से कमबैक में अगर वो इस तरह के किरदार में आती तो उसका उनके करियर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता। शायद यही कारण है कि माधुरी कभी करण की फिल्म में नजर ही नहीं आई। हालांकि उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग जब हुई तो माधुरी को जब भी इनवाइट किया गया तो वो जरूर वहां पर हाजिर हुई। 2009 में तेरा क्या होगा जॉनी फिल्म में करण नजर आए, लेकिन इस फिल्म को थिएटर में ठीक से रिलीज करने का टाइम ही नहीं मिला। ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला, इसीलिए ये फिल्म भी करण के लिए आई गई हो गई और उनके करियर पर इस फिल्म का भी कुछ खास असर नहीं पड़ा। ये वो टाइम था जब करण ने अपने आप को इंडस्ट्री से थोड़ा सीमित कर लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो थोड़ा वेट करेंगे और सही ऑफर्स का इंतज़ार करेंगे। 2009 के बाद करण 2020 तक फिल्मों में नज़र ही नहीं आए। इस बीच करण का कहना है कि उन्होंने सोचा कि इंडस्ट्री से कुछ तो उन्हें अच्छा रोल ऑफर होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इंडस्ट्री से एक कॉल तक नहीं आया। ये इंडस्ट्री है ही ऐसी, यहाँ पर एक जाता है तो उसकी जगह लेने के लिए 100 जने खड़े होते हैं। ऐसे में अगर कोई जाता है तो उसके लिए दुख नहीं बल्कि उसे एक अपॉर्चुनिटी माना जाता है और उस जगह को हथियाने के लिए होड़ लग जाती है। यही कुछ हुआ करण के साथ भी। मीनवाइल करण ने अपने पिता की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी संभाली। जुहू में राकेश नाथ का ऑफिस है टैलेंट्स टुमारो, उसमें भी उन्होंने अपने पिता का हाथ बटाया। ये 2020 में करण नजर आए गन्स ऑफ बनारस में और इस दौरान उन्होंने मीडिया में बातचीत की और बताया कि कैसे उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इंडस्ट्री में इस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ जाएगा और इतना लंबा ब्रेक लेना पड़ जाएगा। करण कहते हैं कि ब्रेक लेने से भी इंडस्ट्री की तरफ से कभी कोई ऐसा ढंग का ऑफर आया ही नहीं। फाइनली 2020 में उन्हें ऐसा मौका मिला जब वो कुछ ठीक कर पाए और तब उन्होंने गन्स ऑफ बनारस की। हालांकि इस फिल्म को भी कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। आज हम 2021 में बात कर रहे हैं। करण ने 2001 में इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। करण इंडस्ट्री के उस शख्स के बेटे हैं जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को मैनेज कर चुके हैं और उनकी मदर ने इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्में लिखी हैं, प्रोड्यूस की है, डायरेक्ट की हैं। उसके बावजूद अगर करण तब से लेकर अब तक 2 बार कमबैक कर चुके हैं और अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो ये बात यही इंडिकेट करती है कि इंडस्ट्री में चाहे आप कितने ही वेल कनेक्टेड क्यों ना हो, आपको इस इंडस्ट्री में आगे आपका टैलेंट ही ले जा सकता है। आपके कनेक्शंस के कारण आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। और शायद यही कारण है कि हमारी इंडस्ट्री में कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर हमने सुना है कि कोई आउटसाइडर आता है,
कोई कनेक्शन नहीं, इंडस्ट्री में किसी को जानता नहीं, छोटे मोटे किरदार से अपनी करियर की शुरुआत करता है और इस इंडस्ट्री में आकर यहाँ का सुपरस्टार बन जाता है। अक्षय कुमार को ही ले लीजिए, 7 सेकंड का रोल था उनका जिसमें उन्होंने हैंड स्टैंड किया था और बस ब्लिंक एंड मिस अपीयरेंस थी उनकी पहली फिल्म में। आज की डेट में अक्षय कुमार इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार है और प्रोड्यूसर्स उन पर आंख बंद करके करोड़ों रुपए लगाते हैं। उन्हें पता है कि बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार का सिक्का चलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या अगर आप इंडस्ट्री में वेल कनेक्टेड हो तो इंडस्ट्री में सरवाइव करना इजी होता है, या फिर वाकई में कनेक्शंस के ऊपर टैलेंट बोलता है? टैलेंट है तो आपके कनेक्शंस अपने आप बनते हैं, आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। अपनी राय जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।